Hello students, let's see that this is the lecture number 2 of our thermodynamics chapter. Now in this lecture number 2, the first article that we have to start from state variable of a system. ओके देखो स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम एक सिंपल सा कंसेप्ट है, बिकॉज आगे जाके जितने भी आर्टिकल स्टडी करोगे उस आर्टिकल में जो वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. ओके अब देखो ये स्टेट वेरिएबल्स जो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट. जब हम लोगों ने देखा कि थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the concept of study of matter and interconversion of the molecules. ऐसा हमने जो एक सिंपल डेफिनेशन थर्मोडायनामिक्स का बनाया था, तो थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर के साथ साथ उस गैस का या उस लिक्विड का या उस सब्सटेंस का प्रेशर चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वहां उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है. बिकॉज वॉल्यूम चेंज होता है तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है. कभी कभी इवेपोरेशन कंडीशन होने के बाद उसका मास भी चेंज हो जाता है. तो अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर दिस अनदर वेरिएबल्स दैट हैज टू बी चेंज, एंड इसी वेरिएबल्स को क्या बोलोगे, स्टेट वेरिएबल. और इसी स्टेट वेरिएबल को दूसरा नाम बोलते हैं सिस्टम वेरिएबल. बिकॉज जो भी हम लोग लेंगे एक सिस्टम हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इस सिस्टम का उस सिस्टम में चेंजेस अगर हो रहा है, बिकॉज पहले प्रेशर P था, अगर टेम्परेचर देने के बाद प्रेशर अगर डबल हो जाता है तो नया वाला सिस्टम जनरेट होगा. तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ सिस्टम वेरिएबल. सो लेट्स सी दैट अ स्टेट वेरिएबल in any measurable or observable characteristic. देखो स्टेट वेरिएबल क्या आ रहा है, एक मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल characteristic or property of a system when the system remains in a equilibrium. देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ऐसा बोल रहे हो, बट स्टिल इन दैट कंडीशन मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम when the system remains in equilibrium, that we can say as a state variable. The same way state variable कौन सा, pressure, volume, temperature, density, mass, that you can say as a system variables. तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हमें टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है तो हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं. सपोज वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. या अदरवाइज हम लोग ये बोलेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. ऐसे कंडीशंस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास ऑफ अ सिस्टम हम लोग उसमें लेंगे. फिर इसी टर्म्स को इट इज ऑल्सो टर्म एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम और सिस्टम वेरिएबल. बिकॉज इधर हमने नाम दिया है स्टेट वेरिएबल. अगर ये स्टेट वेरिएबल है तो यहां प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी कहेंगे या उसी को सिस्टम वेरिएबल कहेंगे. एंड ये जितने भी सिस्टम या प्रॉपर्टीज हम लोग मेजर कर रहे हैं, दैट ऑल आर मेजर इन अ मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर. बिकॉज ऐसे छोटे छोटे मोटे कंडीशन में हम लोग उसको मेजर नहीं करेंगे, बिकॉज छोटा टर्म में मेजर करना है. तो हम लोग केटीजी पढ़ रहे थे, करेक्ट. तो केटीजी में हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिक ऑर्डर में टर्म स्टडी किया है, और हमें एक बिगर अमाउंट में जहां स्टडी करना है तो वो कौन सा रहेगा, फिर अपना मैक्रोस्कोपिक ऑर्डर रहेगा. तो लेट्स सी दैट अगर सपोज 2 मार्क्स के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया, व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स, तो यू विल हैव टू से लाइक दिस वे दिस 4 पॉइंट्स. तो देखो पहला पॉइंट फिर से एक बार ले रहे हैं. A state variable is any measurable or observable characteristic or property of a system when the system remains in a equilibrium. मतलब सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम का मतलब है सिस्टम वही है, लेकिन उसी सिस्टम में अगर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास ये अगर चेंज हो रहा है, देन यू कैन से द वेरिएबल्स आर गोइंग टू देयर. मतलब वो वेरिएबल्स वहां मिल रहे हैं.
It is also termed as a property of system or system variables, and this is nothing but a macroscopic variable of a system. बस आपको इतने 4 पॉइंट्स में स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम, व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसका आंसर लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ मेक द स्क्रीनशॉट फॉर दैट. दिस इज द लेक्चर नंबर 2, द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन. व्हाट इज द स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम? Clear? Okay, let's move the next article. Okay, so let's study the next article of this chapter, that is the intensive and extensive variable. Okay, अब देखो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इंटेंसिव वेरिएबल एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल. अगर मैं ऐसे एज्यूम कर रहा है कि इंटेंसिव वेरिएबल अगर मैं बोलेगा, ओके, जस्ट इमेजिन कर लो इस तरीके से कि हमारे पास 1 किलोग्राम एक सब्सटेंस है. ओके, देखो मैं कंसेप्ट जो बता रहा है उससे एकदम इजी वे से हमें समझ में आएगा. 1 किलोग्राम टोटल सब्सटेंस है. अब ये सब्सटेंस हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक जगह पे हमने हाफ केजी लिया और दूसरे जगह भी हमने हाफ केजी लिया. ओके, 1 किलोग्राम सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब जब मैं डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने से पहले इस सब्सटेंस का जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है, देखो उस सब्सटेंस का प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर 1 किलोग्राम का जितना है उतना ही प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये इस हाफ केजी का रहेगा. देखो कंसेप्ट अच्छे तरीके से दिमाग में पहले फिट कर लो कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस का जितना प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर था, अब जब उसको हम लोगों ने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो यहां इमेजिन करके चलो, यहां हमने 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस लिया, उसको हमने डिवाइड कर दिया तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल मतलब हाफ किलोग्राम गैस का भी प्रेशर उतना ही रहेगा जितना 1 किलोग्राम का था, बिकॉज वो प्रेशर चेंज होने वाला नहीं है. हाँ, रही बात, अब बच्चा बोलेगा सर वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना, आप ऐसे बोल रहे हो, बिकॉज ये आधा वॉल्यूम हो जाएगा. देखो कंबाइन कंडीशन में यहां जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम यहां भी रहेगा, वॉल्यूम चेंज होता नहीं है. हाँ, अगर आपको समझना है तो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि ये जितना बड़ा कंटेनर था उतना ही कंटेनर हमने ये दूसरा वाला एज्यूम किया हुआ है. मतलब इन दैट केस उसका दोनों कंटेनर्स का या तीनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम रहेगा, बिकॉज गैस अगर बोलोगे तो गैस या लिक्विड क्या करता है, जिस किसी कंटेनर के अंदर रखोगे तो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है. मतलब इनडायरेक्टली सिंपल टर्म देखो, इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. अब यहां इन्होंने बोला है कि वो साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं है, बिकॉज ये कंडीशन यहां में यही कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम में उसका जितना प्रेशर था उतना ही प्रेशर उसके हाफ केजी बनने के बाद भी वो प्रेशर उतना ही था, बिकॉज उस मॉलिक्यूल का वो प्रेशर इनिशियल एंड फाइनल स्टेप में सेम मिला. उसी तरीके से यहां 1 किलोग्राम का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, डिवाइड करने के बाद अगर हाफ केजी भी बनाया तो हाफ केजी का भी टेम्परेचर उतना ही है जितना वहां मिलेगा. ओके, हाँ, देन उसके बाद अब मैं यहां से अगर मैं उसका वॉल्यूम का टर्म लेगा, अगर गैस रहेगा तो वो उसका साइज वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा. मतलब साइज उसका कम भी रहेगा तभी भी वो उतना ही वॉल्यूम रहेगा, साइज बड़ा कर दिया तभी भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा. बिकॉज बहुत बार बच्चे के दिमाग में आता है सर वॉल्यूम तो चेंज हो गया, साइज अगर उसका कम कर दिया तभी भी वॉल्यूम उतना ही है, साइज अगर बड़ा कर दिया तभी भी उसका वॉल्यूम उतना ही है, बिकॉज हाफ केजी का जितना वॉल्यूम यहां है उतना ही वॉल्यूम वहां भी मिलेगा. अगर दोनों का तीनों कंटेनर्स का अगर वॉल्यूम सेम रख दिया तभी भी वो उतना ही मिलेगा. मतलब बाय दैट वे यू कैन से दैट द इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. कि सिस्टम का साइज क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. मतलब प्रेशर,
एंड टेम्परेचर, ये तो डायरेक्टली समझ में आता है बिकॉज जितना प्रेशर पहले था बाद में भी प्रेशर उतना ही था, जितना टेम्परेचर पहले था बाद में भी टेम्परेचर उतना ही था। सिर्फ वॉल्यूम इसलिए हम लोग लेते हैं बिकॉज वी नो दैट PV इक्वल्स टू nRT की कंडीशन में अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका मोलार गैस कांस्टेंट है और n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर ये सब कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब द वेरिएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, और उसी हिसाब से हम लोग यहां क्या बोलेंगे फिर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कंसिडर्ड एज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, बट अगर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करेगा, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स की बात करेगा विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, अब वो सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कैसे, देखो कि अगर हम लोगों ने यहां से 1 किलोग्राम सब्सटेंस का अगर हाफ ऑफ केजी डिवाइड कर दिया है तो सीधी सी बात है इसका यहां से जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज जब वो कंबाइन फॉर्म में था तब उसके पास कंबाइन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी था। बिकॉज इमेजिन करके चलो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों की ताकत, और वही लोग अगर 5-5 लोगों में अगर डिवाइड कर दिया तो ताकत कम हो रही है, मतलब उसका पावर कम हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो हेंस यू कैन से दैट देयर एनर्जी इज गोइंग टू चेंज। तो एनर्जी चेंज हो गया। तो अब यहां देखो, यहां क्या आ रहा है, एक्सटेंसिव वेरिएबल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज 1 किलो का साइज अगर इतना है, अगर वो साइज अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो चेंज हो रहा है, मतलब वहां उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। अगर मैं वो कंटेनर बड़ा कर लेता है तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागना चालू करेंगे, मतलब उनके बीच में जो बाउंड एनर्जी था वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। बट वही कंडीशन अगर मैं मास की बात करेगा, 1 किलोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो मास तो ऐसे भी डिवाइड हो गया ना। तो भले उसको आप लोग एक बड़े कंटेनर के अंदर रखो या छोटे कंटेनर के अंदर रखो, तो मास हाफ केजी इसमें और हाफ केजी इसमें ही है। भले वो वॉल्यूम उस पूरी कंटेनर का ऑक्यूपाई कर लेगा, बट द मास स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इसी वे से, इसी कंसेप्ट से हम लोग बोलेंगे कि एक्सटेंसिव वेरिएबल आर depends on the size of the system, while intensive variable does not depend on the size of the variable। तो probability सिर्फ 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखो, ये डज नॉट और डू नॉट डिपेंड ऑन साइज हो रहा है, और ये डिपेंड ऑन क्या होता है, साइज होता है। आफ्टर दैट देन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, हमने ऑलरेडी इससे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट स्टडी किया ही है। अभी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अगर बोलोगे तो कोई भी सिस्टम, अगर ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम है तो उसके 3 कंडीशंस उसने सेटिस्फाइड करने चाहिए। द फर्स्ट वन इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब एक सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल्ड कर रहा है तो दैट सिस्टम मस्ट सेटिस्फाइड दिस 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फिर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? अब मैकेनिक्स हो रहा है मतलब समथिंग द फिजिकल एक्शन हैज टू बी फॉर्म। मतलब जैसे एक पिस्टन है, पिस्टन को हम लोग मूव कर रहे, ओके, पुश कर रहे, पुल कर रहे, तो ऑटोमेटिकली उसमें फोर्स अप्लाई होता है। तो फिर हम लोग यहां ये बोलेंगे कि नो अनबैलेंस फोर्स। नो अनबैलेंस फोर्स मतलब पुश करते वक्त अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स दिया और पुल करते वक्त अगर आपने 2 न्यूटन ही दिया, मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसी वजह से नो अनबैलेंस फोर्स इज गिवन टू द सिस्टम और बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब ना सिस्टम को हम लोग अनबैलेंस फोर्स देंगे या अदरवाइज सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स तैयार होगा, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एंड इस कंडीशन में प्रेशर डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ टाइम।
मतलब भले हम लोग ये पिस्टन कितना भी आगे पीछे कर रहे हैं, हम लोग कितना भी अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लेकिन वहां अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। सो नो अनबैलेंस फोर्स। मूव करते वक्त 5 न्यूटन, पुल करते वक्त भी 5 न्यूटन। तो ऐसे कंडीशन में भले आप उस पिस्टन को कितना भी मूव करो, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी इन अ इंटेंसिव वेरिएबल टर्म में आना चाहिए। अगर ऐसा होगा देन यू कैन से दैट ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बेस्ट एग्जांपल देखो, प्रेशर कुकर की बात ले लो। प्रेशर कुकर के अंदर जब आप लोग ढक्कन बंद कर देते हो तो वहां क्या होता है, जैसे आप हीट देते हैं तो अंदर प्रेशर बढ़ना चालू होता है। तो आपने जो हीट दिया मतलब आपने एनर्जी दिया, और एनर्जी देने के बाद वो वाला फोर्स क्या हो रहा है, अनबैलेंस होना चालू हो गया। फिर ऐसे अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर जो प्रेशर हाई हो रहा था, सीटी ऊपर हो जाती है, प्रेशर बाहर निकल जाता है, ऑटोमेटिकली वहां का बैलेंस फोर्स बन जाता है। तो फिर नो अनबैलेंस फोर्स मतलब फोर्स बैलेंस हो जाएगा और प्रेशर वहां से जो एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो गया। सो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वहां सीटी ऊपर उठ रही, मतलब एक तरीके का मैकेनिकल एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। देन केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ऑटोमेटिक, जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर नो अनबैलेंस फोर्स है तो फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में नो केमिकल रिएक्शन हैज टू बी टेक्स प्लेस। देखो आप जब बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस, यस केमिकल रिएक्शन वहां नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्ट कुछ तो अलग निकलेगा, कहीं मतलब वेपर्स इवेपोरेट होना चालू हो जाएगा, या अदरवाइज कहीं पीपीटी मिल सकता, प्रेसिपिटेट मिल सकता है, या अदरवाइज ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि वहां उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और ये हमें होने देना नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट नो केमिकल रिएक्शन हैज टू बी टेक्स प्लेस between system and surrounding, and as well as no matter transferred between system and surrounding। मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग में से केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और कोई भी मैटर वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं करेंगे, और इस कंडीशन में जो केमिकल कंपोजिशन है डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब इमेजिनेशन ऐसा रहेगा कि अगर हम लोग चाय थर्मोस फ्लास्क के अंदर रख देंगे तो थर्मोस फ्लास्क क्या करता है, बाहर वाले सराउंडिंग के साथ उसको आइसोलेट कर लेता है, मतलब ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन उसमें होने का चांस तो है ही नहीं। रही बात इवेपोरेशन हो नहीं रहा है, मतलब मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, और कोई जो भी उसके अंदर चाय जितनी है, अगर 100 ml चाय है तो 100 ml का 100 ml ही रहेगा, चाय कम ज्यादा होने वाला नहीं है। मतलब दैट इज द केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, एंड दैट इज यू कैन से एज केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड थर्मल इक्विलिब्रियम ने ऑलरेडी स्टडी किया है, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज विथ टाइम, देन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम। सो फिर थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम ये कंसेप्ट तभी मिलेगा जब ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन वो सेटिस्फाइड करेगा, एंड दिस कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम आर गेट सेटिस्फाइड, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। Clear? So now let's take a screenshot for that. This is the second question. जिस सेकंड स्क्रीन, इस सेकंड स्क्रीन के अंदर मतलब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा। पहला वाला क्वेश्चन डिफाइन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल, एंड देन व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम है, मैंने आपको शॉर्ट बट स्वीट कंडीशन में वो पॉइंट्स लिख के दिए हैं। आपको सिर्फ सेंटेंस जैसे हमने बनाया वैसे सेंटेंस बना के, पहले में 2 पॉइंट्स है, दूसरे में 3 पॉइंट है, थर्ड में सिर्फ एक ही पॉइंट है, इस तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हो। भले बुक में कितना भी बड़ा रहेगा, अगर आपने इसे छोटे छोटे शॉर्ट कंडीशन में भी लिखा, स्टिल दे विल प्रोवाइड द मार्क्स। क्लियर? नाउ मेक द स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ले लिया, लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट वन। और सपोज आपको अगर क्वेश्चन पूछा कि डेली लाइफ का कोई एग्जाम्पल दो। अब देखो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में अगर बोलोगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर सपोज कोई फुटबॉल बर्स्ट होता है, अदरवाइज कोई टायर बर्स्ट होगा, तो देखो टायर बर्स्ट होगा तो एक अनबैलेंस फोर्स यहां ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है, बिकॉज जब
फुटबॉल बर्स्ट होता है तो अंदर का एयर एकदम हाई प्रेशर से वहां बाहर निकलता है और सराउंडिंग में चला जाता है, तो सराउंडिंग का प्रेशर और इसका प्रेशर उस टाइम पे चेंज था, इसीलिए तो आवाज आता है। मतलब स्टिल इट इज नॉट अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करोगे कि अगर आप लोग कार या बाइक के अंदर फ्यूल रखते हो और जब आप इग्निशन स्टार्ट करते हो तब क्या होता है कि वो पेट्रोल या डीजल जो होता है या जो सीएनजी गैस होता है, एलपीजी गैस होता है, वो बर्न होता है, मतलब वहां केमिकल रिएक्शन आती है। मतलब स्टिल दैट सेज दैट नो केमिकल इक्विलिब्रियम देयर। सिमिलर वे नो मैटर ट्रांसफर, जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे तो यहां मैटर ट्रांसफर हो गया, बिकॉज 1 लीटर पेट्रोल वो जल जाता है, मतलब बाद में वो पेट्रोल का टंकी खाली हो गया, मतलब मैटर ट्रांसफर हो गया एंड केमिकल कंपोजिशन वहां चेंज हो जाता है। और रही बात थर्मल इक्विलिब्रियम, वहां भी नहीं मिलेगा। मतलब ये 2 एग्जांपल से हम लोग उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस सिस्टम्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और प्रोबेबिलिटी और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ये तीनों के तीनों सिस्टम एट अ टाइम कांस्टेंट रखना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अगर रखना चाहोगे तो केमिकल में चेंजेस होगा, या केमिकल और मैकेनिकल रखने चाहते हो तो थर्मल इक्विलिब्रियम में चेंज होता ही है। सो इट इज प्रैक्टिकल, इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल वी एज्यूम लाइक दैट वे। क्लियर? नाउ लेट्स मूव द इक्वेशन ऑफ स्टेट। ओके बच्चों देखो, अभी ये जो पूरा आर्टिकल्स, मतलब यहां जो हम लोग स्टडी करेंगे पहला कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, सीधा सा कंसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब हमने स्टडी किया कि स्टेट वेरिएबल्स मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो फिर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का जब आप एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाओगे तो उसी रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। सो दिस आइडियल इक्वेशन यू कैन से for ideal gas equation you always say that PV equals to nRT, where P stands for pressure, V stands for volume, T stands for temperature, R stands for molar gas constant, and N is the number of moles present in that gas। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखो पहला वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया दैट इज द वर्क डन इज इक्वल्स टू P dV और P इंटू V2 माइनस V1 और V1 माइनस V2। और उसी के साथ साथ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा फॉर्मूला स्टडी किया, dq इक्वल्स टू du प्लस dw बोलो या q इक्वल्स टू u प्लस w बोलो। ओके या अदरवाइज अभी जो थर्ड वाला फॉर्मूला हमें इस चैप्टर का जो मिल रहा है दैट इज नथिंग बट आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। ओके नाउ आफ्टर दैट अब हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया है और मुझे तो ऐसे गारंटी लग रहा है कि आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन PV डायग्राम एंड एक्सप्लेन द PV डायग्राम विथ पॉजिटिव निगेटिव वर्क डन। ओके अब देखो एक्सप्लेन द PV डायग्राम, सो डिफाइन PV डायग्राम। PV डायग्राम मतलब अ ग्राफ और curve of pressure versus volume of a gas is called as the PV diagram। PV diagram मतलब एक curve, a graph where the pressure versus volume we have to consider, then that is called as the PV diagram। अब ये पूरा जो क्वेश्चन जिसमें ऐसे कहा गया कि डिफाइन PV डायग्राम एंड शो दैट व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब अगर ये कंडीशन चाहिए तो मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से इसका ही कंडीशन यहां लिखा हुआ है, देखो। सो हियर यू हैव टू से दिस 5 पॉइंट्स फॉर दिस 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड PV डायग्राम का डेफिनेशन, मतलब टोटल 6 इनडायरेक्ट पॉइंट होंगे। 5 पॉइंट्स में हम लोग उसका आंसर लिखेंगे, पहले PV डायग्राम का डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब आपके पास टोटल 6 पॉइंट्स इनडायरेक्टली मिल जाएगा और उसके लिए 3 मार्क्स रिजर्व रहेगा। एंड ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ओके सो लेट्स सी दैट हियर वी हैव टू से अ गैस कन्फाइंड टू अ सिलेंडर। गैस कन्फाइंड टू अ सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने गैस को रखा है और दैट सिलेंडर हैज मूवेबल
फ्रिक्शनलेस एंड अ मासलेस पिस्टन। देखो वो मूव होना चाहिए, पिस्टन मूव होना चाहिए, रही बात पिस्टन फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, बिकॉज अगर पिस्टन फ्रिक्शन क्रिएट करेगा तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर चेंज होता है। सो फ्रिक्शनलेस एंड अ मासलेस पिस्टन वी हैव टू कंसीडर, बिकॉज अगर पिस्टन का ही ज्यादा मास रहेगा तो पिस्टन उस गैस को ज्यादा प्रेशर कर दे सकता है। सो दैट्स व्हाई a gas confined to a cylinder with a movable, frictionless and massless piston can be expanded with varying pressure। देखो पहला कंडीशन लोग क्या ले रहे हैं, एक्सपांडेड, मतलब गैस को एक्सपांड करेंगे विथ वेरिंग प्रेशर, प्रेशर चेंज करके गैस को एक्सपांड कर रहे हैं। देन इट कैन बी कंप्रेस विथ वेरिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके हम लोग गैस को कंप्रेस करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज दैट इट कैन एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। देखो तीन कंसेप्ट आ गया, प्रेशर वेरी हो रहा है एंड एक्सपांशन विथ वेरिंग हो रहा है। देन दूसरी जगह कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन विथ वेरिंग प्रेशर, कंप्रेशन विथ वेरिंग प्रेशर एंड एक्सपांशन विथ कांस्टेंट प्रेशर। ये तीन कंडीशन हमें यहां लेना है। तो उसके लिए we know that the work done W is nothing but V1 to V2. It's an integral part of dW. If you have to consider, then you get the formula of integral of volume V1 to V2, that is P into dV. तो ये दूसरा पॉइंट आपको यहां लिखना है। सो दिस इंटेग्रल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन इन अ चेंजिंग द वॉल्यूम। देखो वर्क डन दे रहा है कब, जब वो वॉल्यूम चेंज होगा, और इसी टाइम पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इसकी वजह से चेंज होगा इन द एरिया अंडर पीवी ग्राफ, और पीवी कर्व इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। अब जो इसके अंडर में जो भी कर्व आ रहा है वही कर्व हमें वर्क डन देगा। अब बच्चे को ये पहले क्लेरिफाई करना जरूरी है कि P एंड V के अंडर में जो भी ग्राफ मिल रहा है उस ग्राफ का वर्क डन कैसे बनेगा। बिकॉज सीधी सी बात है, देखो इमेजिनेशन इस वजह से होगा कि अगर ये एक रेक्टेंगल, जैसे यहां से समझ लो ये एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, बराबर, रेक्टेंगल का ये वाला साइड प्रेशर है, ये वाला साइड वॉल्यूम है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम मतलब क्या मिलेगा आपको, द प्रेशर इंटू वॉल्यूम मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एंड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मतलब क्या करेगा, वो उस रेक्टेंगल का एरिया कंसिडर करके देगा। हाँ, अब यहां ये ऊपर एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तब जाके हमें इसका एरिया, टोटल एरिया बनेगा अंडर द कर्व ऑफ पीवी। द सेम स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वे। और आप इसको पेंसिल के जरिए शेडेड करके दिखाओ, या अदरवाइज आप लोग इसको इस तरीके से ऐसे शेड करके दिखा दो, बेटर वे। इस तरीके से लाइन खींचने से अच्छा अगर आप पेंसिल से उसको शेड करोगे तो बहुत इजीली और फटाफट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी दैट अब ये कंडीशन क्या है, हमें ये समझना है। तो सबसे पहली बात, एक्सपांडेड विथ वेरिंग प्रेशर, प्रेशर वेरी होगा लेकिन एक्सपांशन ऑफ वॉल्यूम होने वाला है। तो उसके लिए देखो ये वाला एक ग्राफ का स्ट्रक्चर हमारे पास मिल रहा है कि जिस ग्राफ के स्ट्रक्चर में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ही ग्राफ है, जिसमें यहां हमें कंसेप्ट क्या नजर आ रहा है, देखो दिस डायग्राम शोज द एक्सपांशन ऑफ अ गैस। गैस एक्सपांड हो रहा है ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इस डायग्राम में। मतलब इमेजिनेशन और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। अगर गैस एक्सपांड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो अंदर प्रेशर है वो कम होना चालू हो जाएगा। कैसे, सोचो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने पिस्टन फिट करके रखा है, और सपोज उस जगह पे वो गैस इंटरनल एनर्जी की वजह से, या अदरवाइज हम लोग ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसकी वजह से वो गैस क्या होगा, हीट इंटरनल एनर्जी गेन करने के बाद उसके अंदर प्रेशर बहुत बढ़ता है। सिंपल एग्जांपल, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके रख दिया, उसको गैस बर्नर के ऊपर रख दिया, और उस टाइम पे जब हीट कंटिन्यू जाएगा तो अंदर का जो मटेरियल है उसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता है।
अब जब वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एक्सपांशन होगा, अब एक्सपांशन होगा तो अंदर ही अंदर प्रेशर इंक्रीज होने वाला है, और ये प्रेशर को हमें इंक्रीज नहीं होने देना है, तो हम लोग सीटी ऊपर आ जाती है और प्रेशर बाहर निकल जाता है। मतलब सिंपल सा लॉजिक देखो कि पहले शुरू में जब इनिशियल वॉल्यूम था तब उस कंडीशन में प्रेशर बहुत ज्यादा था, फिर इस टर्म के बाद जैसे हमने गैस को एक्सपांड होने दिया मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, बट हमने प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है बट प्रेशर को हमने कम कर दिया। सो डायग्राम शोज एक्सपांशन ऑफ अ गैस, वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एंड प्रेशर डिक्रीजेस। अब देखो वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने प्रेशर कुकर में क्या किया था, ढक्कन बंद करके रखा था, अब उसमें से सीटी से प्रेशर बाहर निकला था। अब इमेजिन करके चलो एक बड़ा सा सिलेंडर है, उसमें वो ढक्कन मतलब पिस्टन लगा के रखा है और मतलब हीट दे रहे हो, क्या होगा, ये गैस जो अंदर ही अंदर एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही एक्सपांशन होगा तो अंदर से वो प्रेशर देगा, अंदर से प्रेशर देगा तो प्रेशर बढ़ रहा है तो हम लोग पिस्टन को थोड़ा ऊपर खींचेंगे, पिस्टन को ऊपर खींचेंगे मतलब प्रेशर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब प्रेशर उसका जो आ रहा था वो कम होना चालू हो जाएगा। तो यही एक्शन यहां मिलेगा। सो व्हेन अ वॉल्यूम एक्सपांड्स तो अंदर वाला जो पिस्टन है वो पिस्टन को अंदर से जब प्रेशर मिलेगा तब वो प्रेशर की वजह से पिस्टन आउटवर्ड साइड में निकलेगा। पिस्टन आउटवर्ड साइड में निकलेगा तो बेस्ट एग्जांपल, किसी भी पतीले के अंदर अगर पानी रख दो और ऊपर अगर ढक्कन रख दोगे तो ढक्कन इस तरीके से हिलते रहता है, बिकॉज अंदर वाला प्रेशर उस ढक्कन को क्या करता है, नीचे से प्रेशर देते रहता है, और वो ढक्कन ही हमारा पिस्टन अगर है तो नीचे गिर भी सकता है। तो यही सेम एक्शन यहां मिलेगा। एंड इन दिस केस अब यहां देखो प्रेशर एंड डीवी का टर्म, अब इसमें चेंजेस या कंसेप्ट क्या आ रहा है जरा देखो इस तरीके से, अगर प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है बट वॉल्यूम तो उसका बढ़ रहा था, प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो फिर हमारे पास ये जो फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले में हम लोग कंसेप्ट क्या बोलेंगे कि अब तक के देखो लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने यही कंसेप्ट देखा कि अगर वर्क डन सिस्टम का सराउंडिंग के ऊपर होगा तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव कहलाता है। बट वही बात यहां भी आ रही है कि यहां ये आउटवर्ड में जा रहा है मतलब वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है एंड वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी अगर बोलोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपेयर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, इसीलिए वर्क डन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सो वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 बन गया। ओके, अब दूसरा वाला कंसेप्ट, अगर गैस को हम लोग कंप्रेस करेंगे, अब गैस को अगर हम लोग कंप्रेस करेंगे तो गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ना चालू होगा, सीधी सी बात है, कंप्रेशन होगा मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब होगा। और अगर ऐसी बात है तो नाउ लेट्स सी दैट इन दिस केस अब इनिशियल वॉल्यूम V1 है, अब हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम V2 बनेगा, मतलब वॉल्यूम तो कम हो जाएगा। एकदम प्रैक्टिकली सोचो, कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर वहां क्या होगा, बढ़ने वाला है। अब प्रेशर यहां से इंक्रीज होगा बट उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होने वाला है, डिक्रीज होगा, एंड इन दैट केस ये इनवर्ड एक्शन ऑफ पिस्टन होगा। So hence diagram shows compression of a gas due to inward displacement of the piston, मतलब सराउंडिंग से प्रेशर सिस्टम के ऊपर आ रहा है और अगर ये एक्शन होगा तो वर्क डन इज इन अ नेगेटिव मैनर एंड हेंस यू कैन से दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज एंड द वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। मतलब अगर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम वहां क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से यहां कंसेप्ट क्या हो गया कि इस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव हो गया। देखो यहां क्या हुआ था, यहां प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ था, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, पॉइल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, P is inversely proportional to volume, तो वही कंसेप्ट यहां मिल गया। तो यहां वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो यहां वर्क डन निगेटिव हो गया। अब वही कंडीशन अगर थर्ड वाला पॉइंट अगर ऐसे बोल रहे कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से लेके V2 तक,
अब यहां क्या हो रहा है देखो, पिस्टन जो है वो पिस्टन मतलब अभी प्रेशर कुकर का परफेक्ट एग्जांपल, पिस्टन को अपनी जगह पे रखा है, नो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ऐसे बोल रहा है, बट उस कंडीशन में देखो वॉल्यूम चेंजेस विथ कांस्टेंट प्रेशर, मतलब थोड़ा वॉल्यूम चेंज हुआ तो वहां जो अंदर वाला प्रेशर है तुरंत सिटी आ गई, उसकी वजह से प्रेशर कैसे हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ऐसा टर्म हो रहा है तो अगेन इन दिस केस द वर्क डन इज बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग बनेगा, एंड देन अगेन वर्क डन इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव। हाँ, बट इसमें भी एक सिंपल लॉजिक में आपको बताता है, यहां प्रेशर कुकर में सीटी ऊपर उठ जाती है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बाहर निकल जाता है। अब इमेजिन करके देखो कि बाय मिस्टेक, ऐसे कभी कभी घर में होता है कि उसका जो वॉल होता है उस वॉल के अंदर राइस का एक हाथ दूसरा पार्टिकल ऐसे उबलते हैं उसके अंदर घुस जाता है और वो वॉल पैक कर देता है। अब वॉल पैक हो गया, सीटी जो है वो भी वहां बाय मिस्टेकली सपोज किसी रीजन से सीटी भी पैक हो गई है, तो ये होता है उस जगह पे कि नो डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी डन, एंड डिस्प्लेसमेंट जब नहीं होगा तो वर्क डन भी वहां होने वाला नहीं है, मतलब तब वॉल्यूम क्या रहेगा, इट रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर इंक्रीज होना चाहता है लेकिन वॉल्यूम को अगर आपने कांस्टेंट रखा, बिकॉज एक ऐसा भी क्वेश्चन है कि व्हेन द वर्क डन इज बिकम जीरो, तो सिंपल लाइन का स्टेटमेंट है व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो फिर इन दोनों का V1 एंड V2 का वैल्यू सेम रहेगा, ये सेम होगा तो इनका डिफरेंस जीरो मिलेगा, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इज देयर। सो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा व्हेन अ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट मींस no displacement has to be done, so in this case the work done will be zero। तब उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। और उसी टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है कि कुकर के अंदर ये सब सिस्टम अगर एज्यूम कर लोगे तो अंदर का खाना जल जाता है, खाना अच्छे से पकता नहीं है, अगर जल भी नहीं गया तो पकेगा भी नहीं अच्छी तरीके से। दिस इज द सिचुएशन अपीयर व्हेन द वर्क डन इज बिकम जीरो देयर। देखो अपने घर का प्रेशर कुकर से ही हमने ये तीनों कंडीशन यहां एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया, और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये एग्जाम में आएगा। एंड द क्वेश्चन इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। द क्वेश्चन it is very importantly there, draw a PV diagram and explain the concept of positive and negative curve, give one example of each। अगर एग्जाम्पल देना चाहते हो, when the milk is boiled, so in this case work done to the surrounding is appears and a positive work is appear। and then अगर कंप्रेशन का दोगे तो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग बोल दो, तो इट इज द एग्जाम्पल शोज दैट वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग इज गोइंग टू डिक्रीजेस। क्लियर, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के लेक्चर नंबर 2 का ये दो और आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिल गया। पहला डिफाइन इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो बहुत सिंपल है, वो तो न्यूमेरिकल में आएगा। एंड देन PV diagram, define PV diagram and show that when work done is a positive, negative and give one example of each। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा and the question is very important। क्लियर, इस तरीके से डायग्राम बना के, इसी तरीके से डायग्राम के नीचे 3 पॉइंट्स लिखो। ओके, पहले इसमें 3 है, दूसरे में 2 है और दूसरे थर्ड में भी 2 ही पॉइंट है। क्लियर, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ओके, लेट्स वी मूव द नेक्स्ट आर्टिकल। अभी देखो ये 3 आर्टिकल अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो इसी वे से हमें नेक्स्ट 3 आर्टिकल का कंसेप्ट मिलेगा कि जिसमें हमें सिर्फ अभी ये पीवी डायग्राम का ग्राफ ही स्टडी करना है। Okay, so let's we start it। Okay, let's we see this article, that is the quasi-static system। देखो quasi-static system, ये जो सिस्टम है एकदम सिंपल सा टर्म है कि जहां कहीं भी जो स्टेट वेरिएबल्स है, स्टेट वेरिएबल मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनमें चेंजेस दिख रहा है, पर ये चेंजेस वेरी स्लो प्रोसेस में हो रहा है, या we call that as the change in the state of variables with infinitely slow manner, then that process is called as the quasi-static process। देखो quasi-static process, static मतलब stable,
ओके। एंड कॉसी का मतलब होता है कि स्लो प्रोसेस कंडीशन में वहां होने वाला है, इसीलिए यहां हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस इन विच चेंजेस इन द स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम ऑकर्स इनफाइनाइटली स्लोली आर कॉल्ड एज अ कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। तो प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। तो इतना याद रखो, इनफाइनाइटली स्लोली प्रोसेस इन द स्टेट वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज द कॉसी स्टैटिक प्रोसेस। अब इसके बाद ये वाला जो ग्राफ आपको यहां मिल रहा है, इस ग्राफ के जरिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और तो इसलिए इस ग्राफ का मीनिंग समझना जरूरी है। देखो इस ग्राफ में हमें टोटल 3 पाथ यहां मिल रहा है, लेकिन ये 3 पाथ कैसे, देखो एक्चुअली दिस इज द स्टार्टिंग, देखो ये स्टार्टिंग है एंड ये वाला उसका एंडिंग पोजीशन है। ओके, तो ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग में दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। अब देखो ये फर्स्ट ग्राफ जो ये पाथ फॉलो करता है, जो कर्व में डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम नजर आता है, उसी को हम लोग पाथ ऑफ दैट कर्व कहते हैं। तो ये यहां फर्स्ट पाथ हमें मिल गया। सेकेंड पाथ ये यहां से लेके यहां तक आ गया, तो ये समझने के लिए मैं आपको यहां लिखता है सेकेंड पाथ मतलब ए से लेके सी से लेके बी तक, ये सेकेंड पाथ मिला। मतलब इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग इज ओनली ए पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज बी। सो पहला वाला पाथ जो है ये फर्स्ट पाथ ए टू बी डायरेक्ट मिल गया, सेकेंड वाला मिला ए टू सी टू बी, एंड थर्ड वाला जो यहां मिल रहा है दिस थर्ड पाथ दैट इज नथिंग बट ए डी बी, ये थर्ड पाथ है। इस तरीके से यहां से ऐसे यहां तक जाएगा। ओके, अब इसका कंसेप्ट क्या है ये जरा समझते हैं। जब हमारा फर्स्ट पाथ यहां मिल रहा है, तो इस फर्स्ट पाथ में ये इनिशियल टर्म ए, ये फाइनल टर्म बी, तो उसके अंडर में ये कर्व हमारे पास यहां नजर आ रहा है। तो यहां ये इनिशियल वॉल्यूम, ये यहां फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल प्रेशर, और यहां ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा, हमारा फाइनल प्रेशर। ओके, तो सोचो इस ग्राफ का कंडीशन क्या नजर आ रहा है। कंडीशन ये समझ में आ रहा है, देखो कि अगर ये ए टू बी इस फर्स्ट पाथ में जब जा रहा है, तब ये एरिया अंडर कर्व की कंडीशन में हमें ये समझ में आया कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देन वी से दैट, हमने लास्ट वाला आर्टिकल में यही ग्राफ का टर्म स्टडी किया कि इसमें हम लोगों ने कहा कि इन दैट वे कि यहां वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, बिकॉज वॉल्यूम हैज टू बी इंक्रीजेस एंड प्रेशर हैज टू बी डिक्रीजेस। तो ये इस ग्राफ में वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, बट कंसेप्ट इज लाइक दिस वे कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा बट प्रेशर डिक्रीज होगा। बिकॉज सामने नजर आ रहा है कि देखो यहां प्रेशर अलग है, यहां प्रेशर अलग है, यहां वॉल्यूम अलग है, यहां वॉल्यूम अलग है, तो वॉल्यूम यहां से यहां तक बढ़ गया तो प्रेशर यहां से यहां तक कम हो गया, बिकॉज प्रेशर यहां हाई था यहां लो हो गया, तो ये कंडीशन यहां मिला। अब जो दूसरा वाला ग्राफ आ रहा है, तो इन दिस सेकेंड ग्राफ सी दिस इज द पाथ इज गिवन। अब इस ग्राफ में ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसमें से ये कर्व, ये पाथ हमें ए सी बी पाथ मिल गया। ये ए सी बी जो सेकंड पाथ है, इस पाथ में अब यहां कंसेप्ट देखो, ये P1 है और ये क्या आ रहा है P2। अब आप क्या बोलोगे कि प्रेशर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज इनिशियली प्रेशर हाई था, फाइनली जब यहां पहुंचेगा तो प्रेशर उसका कम हो गया, मतलब प्रेशर हैज टू बी डिक्रीजेस। ओके, देन उसके बाद इस पोजीशन पे वॉल्यूम V1 है, जब ये B तक पहुंचेगा तो वॉल्यूम V2 हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगेन द सेम कंसेप्ट गेट अपीयर। तो अगर सेम कंसेप्ट मिल गया तो यहां ये वाला एरिया इधर मिल गया कि जिस एरिया में हमें फिर से वर्क डन पॉजिटिव ही मिला, सो दिस इज द पाथ इज देयर। अब जो नेक्स्ट वाला पाथ हमारे पास यहां से मिल रहा है, दैट इज द थर्ड पाथ ए डी एंड क्या लेंगे बी, तो ये वाला पाथ हमारा थर्ड पाथ यहां मिला। अब इस थर्ड पाथ में जरा देखो, यहां प्रेशर P1 है, जब यहां पहुंचेगा तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा P2,
तो फिर यहां प्रेशर P2 मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हमें ये समझ में आ गया कि अगेन प्रेशर हैज टू बी डिक्रीजेस। इस कंडीशन में वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम V2 है, मतलब फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा ही, मतलब इन दैट केस अगेन द सेम टर्म इज देयर, मींस वर्क डन इज पॉजिटिव। देखो कंसेप्ट इसमें सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि जब आप लोग कोई भी पाथ फॉलो कर रहे हो तो उसमें पहले ये देखो कि इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या है। यहां की इनिशियल कोऑर्डिनेट बन गया V1 P1, यहां का इनिशियल कोऑर्डिनेट फाइनल कोऑर्डिनेट बन गया V2 P2। तो यहां V2 बड़ा हो गया एंड प्रेशर कम हो गया, मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव। वही सेम कंडीशन यहां भी मिला, वही सेम कंडीशन यहां भी मिला। बट अब उसी पाथ के अंदर अगर मैं सिर्फ ए से लेके सी तक की बात करेगा, या आगे जाके हमें पूरा उसका और डिटेल में स्टडी करना है, ए से लेके सी तक की प्रोसेस में सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है एंड वॉल्यूम चेंज होते जा रहा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, कि जहां प्रेशर कांस्टेंट है। रही बात ये वाला पाथ, ए से लेके डी तक बोलो या अदरवाइज सी से लेके बी तक का पाथ बोलो, ये दोनों पाथ में यहां देखो वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, इसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा देन दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोकोरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। देन उसके बाद इस तीनों कंडीशन में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बाय द चेंज ऑफ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अगर ये तीनों प्रोसेस लोगे, अगर इस सिस्टम में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा देन दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब रही बात ये जो फर्स्ट वाला कंडीशन वाला जो ये पाथ हमारे पास मिल रहा है, इस पाथ में प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा देन दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोथर्मल चेंज। या अदरवाइज उस कंडीशन में अगर वो अंदर वाला हीट बाहर नहीं दे रहा है और बाहर वाला हीट अंदर नहीं ले रहा है तो उसको एडियाबैटिक एक्सपांशन भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग एडियाबैटिक एक्सपांशन भी कहेंगे। बस ये समझाने के लिए ही आपको ये ग्राफ का टर्म दिया है, बिकॉज इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिपेंड रहेगा। नाउ इफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बट इट इज नॉट नेसेसरी, और ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, बट क्वासी स्टैटिक सिस्टम ये एग्जाम में आ सकता है। सो डिफाइन क्वासी स्टैटिक सिस्टम या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये आपका 1 मार्क्स के लिए रहेगा। और ये जो ग्राफ का स्ट्रक्चर है इसमें आपको इनडायरेक्ट कंसेप्ट समझ में आया कि प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, और ये कंडीशन जब भी हम लोग लेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है देन दैट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड देयर इज अ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन दैट इज कॉल्ड एज अ एडियाबैटिक एक्सपांशन। एंड जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी ये 4 प्रोसेस का आगे हमें और डिटेल में स्टडी करना है। Now we'll proceed for that one. So इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। So here the question is only important quasi-static process. Okay, now after this, let's say this is the article that heat added during a thermodynamic process. तो देखो आपको अभी एक ऐसा डायग्राम आपके बुक में दिया है पेज नंबर 87 पे। अब इसमें यहां आपने देखा कि यहां वॉल्यूम VI रखा है और पिस्टन इस जगह पे रखा है। यहां का इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है। फिर बाद में यहां हम लोग अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है, हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो टेम्परेचर दिया जा रहा है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा मतलब ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर हमें इंक्रीज करते हुए दिखेगा। बट कंसेप्ट ये रख रहे हैं कि टेम्परेचर वी आर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जब वॉल्यूम उसका इंक्रीज होते हुए नजर आएगा देन यू कैन से दैट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट मींस इट्स अ आइसोथर्मल एक्सपांशन वेयर द प्रेशर डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब ये फिर से वही कंसेप्ट हो गया कि प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मतलब वर्क डन
पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलर वे ये नेक्स्ट वाला कंसेप्ट यहां दिया है। अब इसमें कोई हीट नहीं दे रहे, लेकिन ये एडियाबैटिक चेंज रखा है, मतलब बाहर वाला सिस्टम, मतलब ये सिस्टम एंड सराउंडिंग इसका पूरा एक्सचेंज कुछ भी नहीं रहेगा हीट का। एक्स पोर्शन में इनिशियल वॉल्यूम ऐसा रखा है और यहाँ एक मेम्ब्रेन रखा है एक्स पोर्शन में। यहाँ ये जैसे एक्सपांड होना स्टार्ट करेगा ये मेम्ब्रेन यहाँ टूट जाएगा और ये पूरा वैक्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। तो सीधी सी बात है, देखो एक्स में जितना वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम फिर बाद में जब ये एक्स का मेम्ब्रेन टूट गया तो सेकेंड फिगर में ये नजर आया, देखो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ वी आई डैश प्लस V1 यहां बन गया। तो क्या कंसेप्ट नजर आया, देखो कि इस कंडीशन में पिस्टन वगैरह कहीं भी नहीं रखा है। ओके, तो पिस्टन नहीं रखा है मतलब नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पिस्टन देयर। देखो पिस्टन यहां है, ये पिस्टन का पोर्शन वही रखा है, बट यहां वॉल्यूम तभी भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बट वर्क डन वहां नहीं हुआ। अब देखने के लिए वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए नजर आया, बट एक्चुअली जितना वॉल्यूम इधर एक्स का था उतना ही वॉल्यूम यहां रहेगा, सिर्फ एरिया कवर किया गया। मतलब इन शॉर्ट में ऐसे बोलेगा कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सो नो वर्क डन बी देयर एंड नो हीट एंटर्स फ्रॉम द आउटसाइड कंडीशन। तो इसी वजह से हम लोग यहां ये बोलेंगे कि वर्क डन जो भी है वो डिपेंड करेगा उसकी पाथ के ऊपर, कि पाथ कहां से कहां वेरी कर रहा है। तो इसी वजह से हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस आगे जाके स्टडी करेंगे कि वो कौन से प्रोसेस में वो अपना चेंजेस दिखाएगा। तो इट इज दैट आर द 4 काइंड ऑफ प्रोसेस, जैसे हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, देन उसके बाद आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हर एक प्रोसेस का एक एक करके डिटेल में हम लोग अभी यहां ये स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट विद दैट thermodynamic processes. Okay, so in this thermodynamic process, अब देखो thermodynamic process मतलब क्या होता है, in the state variable any two state variables has to be changed, any two मतलब इसमें कि सारे के सारे एक साथ नहीं चेंज होंगे, any two होगा। एक तो प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनका जहां जहां चेंजेस नजर आ रहा है ऐसे प्रोसेस को हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस बोलेंगे। और ये प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इसका आपको डिस्टिंग्विश भी शायद एग्जाम में आएगा। और रही बात, ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है, वही सेम कंसेप्ट अगेन इज हियर। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर बोलोगे सो रिट्रेस इन अ रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ये इस तरीके से गया फिर से उसी डायरेक्शन में रिटर्न आएगा। बेस्ट एग्जांपल आइस है, आइस मेल्ट हो गया, आइस मेल्ट हो गया, फिर बाद में वही वाटर का हम लोग आइस फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब ये वाला प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। बट वही इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करोगे, कैन नॉट रिट्रेस इन अ रिवर्स डायरेक्शन, वो उस डायरेक्शन में रिवर्स आता नहीं है। तो मतलब कंसेप्ट क्या हो गया कि टायर बर्स्ट हो गया, टायर बर्स्ट हो गया तो बाहर वाला एयर अंदर ऑटोमेटिक फिर से रिवर्स जाता नहीं है। दैट इज द प्रोसेस वी कैन से एज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन वी कैन से द पाथ इज द सेम, बिकॉज जिस पाथ से वो आया उसी पाथ से वो रिटर्न जा रहा है, बट यहां देखो पाथ अलग अलग मिलेगा। अगर वो इस पाथ से अगर यहाँ रिटर्न आ रहा है तो इस पाथ से जाएगा, अगर इस पाथ से आ रहा है तो ये कंडीशन यहाँ ये नजर आ रहा है कि इसके दोनों के पाथ अलग अलग मिलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में। बिकॉज वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो रिवर्स ऑर्डर में जाता ही नहीं है, दैट्स व्हाई दोनों का पाथ हमें क्या मिलेगा, हर बार अलग अलग मिलेगा। देन वेरी स्लो एंड लॉस ऑफ एनर्जी इज नॉट देयर। वेरी स्लो मतलब दिस इज द वन ऑफ द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, बिकॉज देखो आइस को वाटर में मेल्ट होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन टायर बर्स्ट होता है तो एकदम सडन कंडीशन में एक्शन हो रहा है। मतलब दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज द
फास्ट प्रोसेस एंड देयर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी। अंदर जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी था, वो सडन कंडीशन में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हेंस यू कैन से इट इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी, वेयर इट इज अ फास्ट प्रोसेस एंड देयर इज अ परमानेंट लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर। Then after that, this is the one of the ideal process and this is the real process. ऐसा क्यों बोल रहे, बिकॉज प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में इधर उधर हम लोग जो भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी इरिवर्सिबल प्रोसेस के ही एग्जाम्पल है। एंड आइडियली ये एग्जाम्पल नॉर्मली ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता है। भले यहां बोला है कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, बट सराउंडिंग टेम्परेचर होता है। देयर आर द सो मेनी कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो कॉजेस क्या मिल रहा है, देखो कि नो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बिकॉज हर बार थर्मल इक्विलिब्रियम टर्म ही प्रेजेंट रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। बिकॉज अगर मैं आइस यहां रखता है, उसको मेल्ट होने देता है, बट अभी समर की सीजन में सराउंडिंग टेम्परेचर जितना है उतना ही वो रेनी सीजन में या विंटर सीजन में नहीं होगा, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो वो आइडियल प्रोसेस है, बट आइडियल प्रोसेस होने के बाद भी उसमें लॉस ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं तो भी होता ही है। रही बात विस्कोसिटी है, रही बात फ्रिक्शन हो रहा है। अब फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये जो पैरामीटर्स है ये ऑटोमेटिकली वहां चेंज होता है। सपोज अगर ये मेरे हाथ है, अगर ये मैं रब करता है, अब रब करने से जितना हीट जनरेट हो रहा है उतनी हीट से मैं मैकेनिकल एक्शन तैयार कर पाएगा क्या? नहीं। मतलब सिंपल लॉजिक क्या है, देखो, रबिंग करने से जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उतनी फोर्स से मैकेनिकल एक्शन होगा नहीं, मतलब वही कंडीशन हो जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन दैट केस मोस्टली हम लोगों ने लास्ट वाला आर्टिकल में देखा था, देखो जो पिस्टन है वो मासलेस है, मूवेबल, फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज देयर। उसका रीजन ही वही है, बिकॉज यहां इस कंडीशन में वो अपना कहीं ना कहीं तो भी लॉस ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दिखाएगा। तो हेंस सी इन thermodynamic process there are basically and major the two processes are there. One is called as the reversible process, another one is a irreversible process. तो हमने ये जो 5 पॉइंट्स इसका देखा, इसी वे से अगर सपोज एग्जाम में उन्होंने डिस्टिंग्विश पूछा तो बाय दिस 5 पॉइंट्स, ये मैंने आपको शॉर्ट कंडीशन में पॉइंट्स लिखे हैं अपने नोट्स के अंदर, ये सारे पॉइंट्स एकदम डिटेल में दिए हुए हैं। Okay, so now this is the last homework question from this lecture number 2 कि distinguish between reversible process and irreversible process। तो इस वे से देखो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड इवन दो ये ऑलरेडी आपका केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में जाता है। फिजिक्स में देखो मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स में ये फिजिक्स के एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, तो उसी वजह से आपको सिर्फ इतना ही उसमें याद रखना है। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रिवर्सिबिलिटी? सो दैट इज फर्स्ट कॉज इज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड कॉज इज ऑफ द फ्रिक्शन, विस्कोसिटी और सम अदर डिसिपेटिव फोर्सेस। ये वाला हम लोग यहाँ उसके 2 कॉजेस यहाँ लिखेंगे। मतलब क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इरिवर्सिबल फोर्स एंड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड स्टेट द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। ये ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करके रखना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट दिस लेक्चर टू गेट फिनिश हियर। नाउ व्हेन वी विल हैव द लेक्चर नंबर 3, in that lecture number 3 we have some basic derivations regarding to the isothermal, isochoric, isobaric and adiabatic change के लिए। फिर वो सब होने के बाद उसके बाद वाला आर्टिकल सिलेबस में से इलिमिनेट कर दिया है। हीट इंजन के टर्म से जितने भी लास्ट वाले 3-4 पेजेस है वो तो इलिमिनेट ही हो गए हैं। मतलब नेक्स्ट लेक्चर 3rd में नियर अबाउट फर्स्ट हाफ एन आवर तक नियर अबाउट अपना वो सब डेरिवेशंस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी स्टार्ट विद द एमसीक्यूज आल्सो देयर। ओके, सो लेट्स वी मीट इन आवर लेक्चर नंबर 3। चलो, जो भी मैंने होमवर्क कहा है
डू योर होमवर्क परफेक्टली, दिस इज द थेरोटिकल चैप्टर एंड आपको अच्छी तरीके से पता है कि थेरोटिकल चैप्टर में हमें बार बार उसको समझ के रीड करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी वो हमारा हमेशा याद रहेगा। भले आप लोगों को कैसे मेथड से याद रखो वो आपका चॉइस है, बट यू मस्ट हैव टू रीड एंड बाय हार्ट इट इन अ प्रॉपर मैनर, अदरवाइज आपका ये रॉन्ग रहेगा। ओके मतलब तो देखो ये यहाँ तो इस तरीके से आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं कि होमवर्क जो बोला है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, बिकॉज अब जैसे ही देखो ये और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, मतलब अपना सिलेबस ही पूरा एंड होगा एंड देन लेटर ऑन विल स्टार्ट द एंट्रेंस लेक्चर विथ रिवीजन। ओके, सो बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम।